बेटा आप आज से ही मानो आपकी बायो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछोगे ज़रूर। और पूरा लेसन हम कवर कर रहे हैं, कुछ पॉइंटों से, कुछ हेडिंगों से पूरा लेसन कवर कर रहे हैं। तो पहला लेसन है आपका क्लास इंटर में बायो का फर्स्ट लेसन है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्या है? पुष्पी माने फूल, पादप माने पौधे या पेड़, ऐसे पौधे जिन पर फूल आते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। हर वर्ड की डेफिनीशन देना आना चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए कि पुष्पी पादपों से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख दें, हेडिंग डालें पुष्पी पादप और डैश मार के लिख दें ऐसे पादप अर्थात ऐसे पौधे जिन पर फूल उगते हैं, आते हैं, उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। कौन से पुष्पी पादपों की बात हो रही है? जिनमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन कहें या फिर प्रजनन कहें, लैंगिक जनन कहें या फिर लैंगिक प्रजनन कहें। लैंगिक जनन, अब समझिए लैंगिक जनन क्या है। लेसन का मतलब समझो। जनन मीन होता है जन्म देना। जनन मीन क्या होता है? जन्म देना। लैंगिक, लैंगिक का मतलब होता है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल मतलब नर और मादा आपस में मिलकर जब संतानों को जन्म देते हैं, जनन माने जन्म देते हैं, तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। फिर हटा दो अभी, लैंगिक जनन मतलब लैंगिक माने दो लिंग, मतलब मेल और फीमेल आपस में मिलकर संतानों उत्पत्ति करते हैं, संतानों को जन्म देते हैं, तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब प्रजनन, पिर माने प्रत्येक प्राणी, जनन माने जन्म देता है, संतानों को जन्म देता है, बट अपने समान संतानों को जन्म देता है अपनी तरह। जैसे बिल्ली के बच्चे बिल्ली की तरह होंगे, भेड़ के बच्चे भेड़ की तरह होंगे, डॉगी के बच्चे डॉगी की तरह होंगे, है ना? तो उसको हम कहेंगे प्रजनन। ओके। अब पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में क्या कहोगे? सेक्सुअल। सेक्सुअल, सेक्सुअल मीन लैंगिक। लैंगिक को इंग्लिश में क्या कहोगे? प्रजनन को रिप्रोडक्शन। क्या? इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पी पादपों में। तो पहला लेसन क्या है आपका? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इंग्लिश में पाठ का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके। अब आगे बता रहा हूं, इस पाठ के अंतर्गत पहला हेडिंग है आपका आवृत बीजी पौधे। क्या है? और आवृत बीजी पौधों को इंग्लिश में कहेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट्स। क्या? ANGIO एंजियो SPERM स्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स पौधे। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स को हिंदी में क्या कहोगे? आवृत बीजी पौधे। और आवृत बीजी पौधों को इंग्लिश में क्या कहोगे? एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स किसे कहते हैं? ये एरो का मतलब समझो। ऐसे पौधे जिन पर फूल आते हैं, पुष्प, पुष्प मीन फूल, ऐसे पौधे जिन पर फूल आते हैं उनको आवृत बीजी पौधे, एंजियोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। तो क्वेश्चन पहला बना, आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं?
आप क्वेश्चन लिख के लाओगे, पहले डालेंगे आप अपनी फेयर कॉपी में लेसन का नाम हिंदी इंग्लिश में, फिर पहला हेडिंग बना पहला क्वेश्चन बना आवृत बीजी पौधों से आप क्या समझते हैं, और आप हेडिंग डालेंगे आंसर में आवृत बीजी पौधे ब्रैकेट में एंजियोस्पर्म प्लांट्स, और डैश मार के लिख के लाएंगे ऐसे पौधे जिन पर फूल उगते हैं उन्हें आवृत बीजी पौधे कहते हैं। तो आवृत बीजी पौधे का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए पुष्प। पुष्प में क्या होता है? पुष्प विरंत। पुष्प विरंत पुष्प का ही भाग है। पुष्प विरंत क्या? इंग्लिश में कहेंगे पेडिकल। क्या? पी पै DIDCLE कल, पेडिकल। पुष्प विरंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडिकल। और पेडिकल कौन सा भाग होता है? जो शाखा से जुड़ा होता है, जो शाखा से जुड़ा होता है, मतलब पुष्प का, फूल का डंठल। पुष्प विरंत होता है फूल का डंठल, जिसका एक सिरा फूल से और दूसरा सिरा पौधे की शाखा से जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं पुष्प विरंत। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये जो है आपका ये क्या है? पुष्प विरंत है, पेडिकल है। इसका एक भाग पुष्प से जुड़ा हुआ है, दूसरा ये भाग पौधे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये भी। तो क्वेश्चन बना पुष्प विरंत से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन लिख के लाएंगे आप अपनी फेयर कॉपी में, हेडिंग डालोगे पुष्प विरंत, ब्रैकेट में लिखोगे क्या? पेडिकल, और डैश मार के लिखोगे पुष्प का वह भाग जिसका एक सिरा पुष्प से जुड़ा हो और दूसरा सिरा देखिए शाखा से जुड़ा हो, उसे पुष्प विरंत कहते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए अब तक। तीसरा, पुष्पासन। क्या? पुष्पासन को इंग्लिश में कहेंगे थैलेमस। क्या? THALE थैले, MUS मस, थैलेमस, पुष्पासन। अब देखो बेटा, पुष्पासन का हम संधि विच्छेद करें तो पुष्प प्लस आसन। पुष्प माने फूल का, आसन मीन आसन। आसन उसको कहते हैं जिस पे हम बैठते हैं, जैसे आपकी जो चेयर पे आप बैठे हैं, ये आपका क्या है? आसन है। तो पुष्प जिस भाग पर बैठा हुआ होता है, पुष्प के सारे अंग जिस भाग से चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उसको पुष्पासन कहते हैं। इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप लिख के लाएंगे पुष्पासन से आप क्या समझते हैं, और आंसर में हेडिंग डालेंगे पुष्पासन, ब्रैकेट में डालेंगे थैलेमस, और डैश मार के लिखेंगे पुष्प के सारे अंग, पुष्प के सभी अंग जिस भाग से जुड़े हुए होते हैं, उसे पुष्पासन थैलेमस कहते हैं। क्लियर? अब मैं फूल में बताऊं पुष्पासन, तो कटोरी जैसा भाग होता है ये फूल में, ये कटोरी जैसा भाग जो आपको शायद यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। आप गुलड़ का फूल तोड़ना और सारी पत्तियाँ ये रंग बिरंगी हैं जो रेड टाइप की, ये हटा देना, तो जो भाग होगा वो पुष्पासन होगा। बैठी रहेंगे। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। दूसरा, अब मेन पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है आपका बाह्य दल पुंज। क्या? यहां तक तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था पुष्प से संबंधित। अब यहां से आपको नंबर 1 पॉइंट ये है आपका मेन। अब पुष्प का पहला भाग है बाह्य दल पुंज। क्या है? तो आप क्वेश्चन लिख के लाओगे अपनी फेयर कॉपी में, मैं चेक करूंगा बेटा कल के लिए, ये जैसा बता रहा हूं वैसा मुझे देखना है, फेयर कॉपी पे लिखा हुआ और आपको याद भी हो। क्वेश्चन लिख के लाओगे बाह्य दल पुंज से आप क्या समझते हैं। आंसर में हेडिंग डालोगे बाह्य दल पुंज। क्या डालोगे?
और ब्रैकेट में लिखोगे कैलेक्स, क्या? कैलेक्स, क्या? CALYX, कैलेक्स, कैलेक्स। और डैश मार के क्या लिखोगे? बाह्य दलों के समूह को, बाह्य दलों के, ये लिखा है बाह्य दल, बाह्य दलों के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। और समझ लो, ये पुष्प का प्रथम चक्र है, ये पुष्प का प्रथम चक्र है। ये आंसर में लिखना है आपको, ठीक है? इतना मतलब बाह्य दल पुंज हेडिंग डाल के ये पॉइंट और ये दोनों जोड़ देना है आपको। बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ लो, जो पुष्प के बाह्य, पुष्प के माने पुष्प के, बाह्य माने सबसे बाहर, दल माने पंखुड़ियां, दल माने पंखुड़ियों का, पुंज माने समूह। पुष्प के बाहर पंखुड़ियों का समूह होता है। पुष्प के बाहर चारों तरफ हरी पंखुड़ियों का, जो ग्रीन पंखुड़ियां होती हैं उनका समूह होता है। पुष्प के चारों ओर हरी पत्तियों का समूह, उनको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। अब उस दल पुंज में से प्रत्येक पंखुड़ी को अलग कर दो, तो हर पंखुड़ी को अलग कर दोगे तो अलग पंखुड़ी का नाम पड़ जाएगा क्या? बाह्य दल। इंग्लिश में सेपल, क्या? सेपल, सेपल, SEPAL, सेपल, क्या? सेपल। अलग पंखुड़ी को कह रहे हैं हम तो सेपल कहेंगे, और इन पंखुड़ियों का सेपल का हमने सामूहिक रूप से बोल रहे हैं तो उसको कैलेक्स कहेंगे। कैलेक्स, क्या? समझ में आ गया? अब क्वेश्चन यहां बना, बाह्य दल पुंज की इकाई क्या है? तो बाह्य दल, क्योंकि बाह्य दल पुंज बाह्य दलों से मिलकर बना है, इकाई से, अपनी यूनिट से। ओके, क्वेश्चन दूसरा, बाह्य दल पुंज पुष्प का कौन सा चक्र है? तो पुष्प का प्रथम चक्र है। ओके, आगे देखिए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है आपका, पुष्प का दूसरा मेन भाग है दल पुंज, क्या? दल माने पंखुड़ियों का, पुंज माने समूह। फूल की पंखुड़ियों के समूह को, मतलब बाह्य दल पुंज हमने हटा दिया फूल से, तो अब क्या बचा फूल में? दल पुंज। दल माने पंखुड़ियों के, पुंज माने समूह को, पंखुड़ियों के समूह को दल पुंज, कोरोला कहते हैं। तो दल पुंज की इकाई क्या है बेटा? पेटल, क्या? पेटल, पेटल, PETAL, पेटल क्या है? पेटल, दल। दल अर्थात दल के समूह को, दल माने पंखुड़ियों के, पेटल के समूह को दलपुंज कहते हैं। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। तो पुष्प का दूसरा चक्र कौन सा होता है? एक बार फिर समझ लो, क्वेश्चन दलपुंज किसे कहते हैं ये लाओगे लिख के, क्वेश्चन में आंसर में हेडिंग डालोगे, दलपुंज ब्रैकेट में लिखोगे, कोरोला डैश मार के लिखोगे, दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। दलपुंज की इकाई दल होती है। पूरी बात हो गई। जैसे अभी मैंने आपको बताया दल क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये रंग बिरंगे, ये क्या है? दल हैं। ये मैं दल तोड़ रहा हूं, ये आपके पुष्प में, इसमें क्या है? ये दल हैं बेटा, ये दल हैं जो आपके दिख रहे हैं, है ना? तो दल भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, दल के बाद आता है तीसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तीसरा पॉइंट आता है दल के बाद बेटा, पुमंग। तीसरा पॉइंट क्या है? पुमंग। देखो पुमंग किसे कहते हैं? पुमंग पुंकेसरों के समूह को, पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। और ये पुष्प का तीसरा चक्र होता है। पुष्प का क्वेश्चन आए, पुष्प का तीसरा चक्र क्या है? पुमंग। और पुमंग की इकाई क्या है? पुंकेसर। पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। क्या? अरे AND एंड तो याद ही है तुम्हें। एंड्रोसियम। क्या? एंड्रोसियम। अब बेटा जो पुमंग की इकाई है वो पुंकेसर है,
पुंकेसर कहो या पुंकेसर का दूसरा नाम है नर जनन अंग। क्या? नर जनन अंग। पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमेन। क्या? स्टेमेन। शुद्ध क्या पढ़ोगे इसको? स्टेमेन। MEN, मेन तो पढ़ाई है आपने। स्टेमेन। तो पुंकेसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेमेन। अब देखिए बेटा, ये पुंकेसर को 2 पार्ट है। पुंकेसर को 2 पार्ट में बांटा गया है। पुंकेसर को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। पुंकेसर का पहला भाग है पुतंतु। क्या? फिलामेंट। यहाँ एफ के बाद आई होना चाहिए। फिलामेंट गलती से छूट गई है। FILAMENT। फिलामेंट। पुतंतु जो छड़नुमा रचना होती है। दूसरा पुंकेसर का पार्ट है पराग कोश। क्या? पराग कोश, इंग्लिश में एंथर कहते हैं। अब बेटा बच्चों मेरे, इस पराग कोश कितनी पालित होता है? द्विपालित। द्वि माने 2, पालित माने भागों का। 2 भागों से मिलकर बना होता है। पराग कोश 2 भागों से मिलकर बना होता है। फिर प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? तो 2 पाली होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। तो इस प्रकार से पराग कोश में कितने कोष्ठक हो गए? 4 कोष्ठक हो गए। समझ में आ गया बेटा? अब बच्चों मेरे, अब आपको समझना ये है, ये जो आपका पराग कोश है, यहाँ गलती से लिख गया है ये पराग कोश है, तो मैं खुद बता दे रहा हूँ। इस पराग कोश में क्या बनते हैं? पराग कण। ये जो मैंने एरो का चिन्ह बनाया है, एंथर में, पराग कोश में क्या बनता है? पराग कण बनते हैं। नहीं आई बात समझ में? पराग कण, पोलेन ग्रेन्स, पराग कण बनते हैं। और प्रत्येक पराग कण में 2 कोशिकाएं होती हैं। पराग कण कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? पहली कोशिका का नाम है वर्धी कोशिका। क्या? या इसका कोशिका की जगह केंद्रक बोल सकते हो। वर्धी केंद्रक बोलो ना। कायिक कोशिका। कायिक। तो पराग कण 2 कोशिकाओं से मिलकर बना है। वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका को इंग्लिश में वेजिटेटिव सेल। ठीक है। दूसरी कोशिका है जनन कोशिका। क्या? जनन कोशिका। जनन कोशिका जेनरेटिव सेल या जनन कोशिका का दूसरा नाम जनन केंद्रक। तो बेटा मेरे, आपने सीखा पुमंग की इकाई है पुंकेसर, मतलब पुंकेसरों के समूह से पुमंग बना है। फिर पुंकेसर 2 भागों में बटा हुआ है, पुतंतु और परागकोश। फिर परागकोश द्विपालित होता है, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इस प्रकार परागकोश में 4 कोष्ठक होते हैं। फिर परागकोश में क्या बनता है? पराग कण बनते हैं। ये एरो के चिन्ह से मैंने बता दिया, पराग कण बनते हैं। फिर पराग कण में, एक पराग कण में 2 कोशिकाएं होती हैं, वर्धी कोशिका और जनन कोशिका। 2 कोशिकाएं होती हैं। अब जो वर्धी कोशिका होती है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। इन दोनों कोशिकाओं में बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कायिक कोशिका। ठीक है। जनन कोशिका छोटी होती है। अब जो वर्धी कोशिका है वो क्या बनाती है? पराग नलिका, पोलेन ट्यूब। क्या बनाती है? पोलेन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है बेटा बच्चों मेरे? अब पोलेन ट्यूब इस चित्र में मैं बताऊं तो जो ये है बीच वाली छड़ वाली रचना, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, ये गई है आपको बनती हुई, ये पोलेन ट्यूब बनती हुई गई है। नहीं आई बात समझ में? पोलेन ट्यूब ये वर्धी कोशिका से बनी है। पोलेन ट्यूब खाली पाइप बना है ये। दूसरी है जनन कोशिका। जनन कोशिका से, जनन कोशिका फिर 2 भागों में टूट जाती है। 2 नरयुग्मक। किस में टूट जाती है? 2 नरयुग्मक बनते हैं जनन कोशिका से, जिन्हें मेल गैमेट्स कहते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया? तो अब आपकी ये समझ में आ गया परागनल का और 2 नरयुग्मक किससे बनते हैं। ठीक है। आगे देखिए बेटा,
एक पार्ट आपने मेल का समझ लिया, अब फीमेल का पार्ट, पुष्प का जो चौथा चक्र होता है, पुष्प का चौथा चक्र, पुष्प का चौथा चक्र होता है, पुष्प का जो चौथा चक्र होता है उसको क्या कहते हैं? जायांग। इंग्लिश में क्या कहोगे? जाइनोसियम। क्या कहोगे? जाइनोसियम। तो अब क्वेश्चन लिख के लाओगे, ये चौथा पॉइंट है, यहाँ चौथा पॉइंट आया पुष्प का, तो चौथा चक्र हो गया। और क्वेश्चन लिख के लाओगे जायांग से आप क्या समझते हो, आंसर में हेडिंग डालोगे जायांग, जाइनोसियम ब्रैकेट में डैश मार के लिखोगे। स्त्री केसरों के समूह को जायांग कहते हैं। अब जायांग के कई नाम है, चाहे मादा जननांग कहो, चाहे अंडप कहो, चाहे स्त्री केसर कहो। स्त्री केसर को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कार्पेल्स। क्या? कार्पेल भी बोल सकते हो, एस हटा भी सकते हो, कार्पेल। ठीक है। अब बेटा स्त्री केसर का जो स्त्री केसर है, स्त्री केसर फिर 3 भागों में बटा हुआ है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। मतलब अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब इस 3 भागों में बटा है जो स्त्री केसर, उसमें से हमने एक भाग ए भाग उठा लिया, ये अंडाशय, ओवरी। अब अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है, ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। और बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोष होता है। भ्रूण माने जिसमें भ्रूण बनता है, कोष माने खाली स्थान, एम्ब्रियो सैक। क्या? एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण कोष। तो अंडा। अब आपको पता होना चाहिए जायांग की इकाई क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। फिर आपको पता होना चाहिए अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड, ओव्यूल। और बीजांड के अंदर क्या होता है? भ्रूण कोष। और भ्रूण कोष भी, भ्रूण कोष में मेन जो पॉइंट होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है 2 ध्रुवीय केंद्रक, जिसका दूसरा नाम द्वितीय केंद्रक। पहला नाम 2 ध्रुवीय केंद्रक। 2 ध्रुवीय केंद्रक क्यों है? दोनों केंद्रक अलग अलग होते हैं। मान लो ये भ्रूण है और इस भ्रूण में 2 केंद्रक अलग अलग हैं। अब ये दोनों केंद्रक पास में आ जाएं, सट जाएं एक दूसरे से, तो इनको क्या नाम दे दिया गया? द्वितीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। समझ में आ गया बेटा? अब इधर ध्यान दोगे, दूसरा इसी में एक अंडकोशिका होती है ना, जिसको अंडकोशिका कहो, चाहे मादा युग्मक कहो, एग सेल या फीमेल सैक। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको मेन समझना है, अब बच्चों उधर आपने सीखा क्या? 2 नरयुग्मक थे। अब उन 2 नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक, उन 2 नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक, एक नरयुग्मक और द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक अभी नहीं सीखा था, जायांग का पार्ट था जो, है ना। द्वितीय केंद्रक आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अब जब ये एक नरयुग्मक और द्वितीय केंद्रक आपस में मिलते हैं तो ये क्रिया कहलाती है त्रिसंलयन। क्वेश्चन भी आता है त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं? एक नरयुग्मक और द्वितीय केंद्रक आपस में मिलकर क्या करते हैं? उसको त्रिसंलयन कहते हैं। ओके। अब इन दोनों के मिलने से क्या बना? प्राथमिक भ्रूण। प्राथमिक माने प्रथम, भ्रूण माने भ्रूण का, छोटे बच्चे का, पोष माने भोजन। छोटे बच्चे का जो पहला भोजन है ना, उसको क्या कहोगे? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक। इंग्लिश में क्या कहोगे? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। समझ में आ गया बेटा? अब दूसरा पॉइंट समझो। अब 2 नरयुग्मक थे परागकण में, एक नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से मिल गया तो उसने भोजन बनाया। अब उसी नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक मादा युग्मक से मिल गया। किससे? अब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज माने बच्चे की सबसे छोटी रचना। मतलब मादा युग्मक और नरयुग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, जो बच्चा बनता है, तो बच्चे की जो सबसे छोटी रचना होती है उसको
युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब इस युग्मनज ने पहला भोजन लिया, प्राथमिक भोजन, पहला भोजन लिया। अब भोजन लेके थोड़ा सा ये इसमें परिपक्वता आई हल्की सी, मतलब इसमें डेवलपमेंट हुआ। जब इसमें डेवलपमेंट हुआ तो इसकी शेप बदल गई, तो ये किस में बदल गया? भ्रूण में। तो फिर इसको क्या कहा गया? भ्रूण, एम्ब्रियो। क्या कहा गया? एम्ब्रियो। उधर जो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक है, बच्चे का पहला भोजन है, उसमें भी विकास होता है। जब उसमें विकास होता है तो वो भोजन किस भोजन में बदल जाता है? भ्रूण पोष में बदल जाता है, जिसको एंडोस्पर्म कहेंगे। अब भ्रूण पोष, पोष माने भोजन, अब ये भ्रूण पोष नाम का भोजन किसको मिलता है? एम्ब्रियो को, भ्रूण को। जब भ्रूण को मिलता है ये भोजन, तो ये भ्रूण किस में बदल जाता है? बीज में, पौधे के बीज। फिर पौधे के बीज को बोगे, फिर आप जमीन में बोगे तो वो किस में बदल जाएगा? पौधे में। फिर पौधे से फिर वही रचना शुरू। तो आपकी बात समझ में आ गई है? तो भैया ये तुम्हें कल सही से याद नहीं सुना पाए, तो कल जो मैं पिक्चर से बताऊंगा आपको, कल से मैं बताऊंगा पिक्चर, यही नहीं बताता रहूंगा। बट ये आज केवल मैंने वर्ड बता दिए आपको, एक चार्ट बता दिया पूरे लेसन का। और ये पूरे लेसन का चार्ट जिस बच्चे की सही से समझ में आ गया, उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनके अलग अलग नाम भी हैं, डबल डबल ट्रिपल नाम भी हैं, वो भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये कंठस्थ करके लाओगे। ठीक है, चलो आज इतना ही।